आइए बेटा जी, आपको स्टार्ट कराते हैं विद द टॉपिक कॉल टू बी थ्रस्ट एंड प्रेशर। ग्रेविटेशन का हाफ पार्ट आप लोगों ने सबने पढ़ लिया है, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, बुओयेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी क्या चीज होती है, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में देखने पड़े हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास टॉपिक कॉल टू बी थ्रस्ट एंड प्रेशर। आपके टॉपिक का नाम क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। आप लोगों ने फोर्स को देखा था, फोर्स चैप्टर में वी हैव सीन दैट विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, हमने देखा था विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट कैन मूव, force can move a stationary body, more force can stop a moving body, force can change the speed of the body, force can change the shape and size of the body। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें एक और इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है विच इज कॉल्ड टू बी प्रेशर। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, आप उसका एक पार्ट भी बोल सकते हो। तो प्रेशर क्या है? Pressure is the force acting on per unit area। तो प्रेशर क्या है? The force acting on an object at its per unit area, ठीक है। The force acting on the object at its per unit area, the force acting on per unit area of an object is called to be force। तो फोर्स क्या, प्रेशर क्या है? द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन पर यूनिट ऑफ एरिया। तो प्रेशर को P से डिनोट कर दिया, फोर्स को F से डिनोट कर दिया, एरिया को A से डिनोट कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू F अपॉन A। तो प्रेशर का फॉर्मूला बन गया F अपॉन A। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और इस एप्लीकेशन की वजह से जो आपके पास चीज आती है दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स एक एरिया पे लग रहा है, पर यूनिट एरिया पे, दैट इज कॉल्ड टू बी योर प्रेशर। प्रेशर 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर को अगर आप देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं पीए। पीए स्टैंड फॉर पास्कल, पीए स्टैंड फॉर पास्कल। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो है, जो आपके पास एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू पीए विच इज स्टैंड टू बी पास्कल। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफाइन 1 पास्कल। पेपर में जनरली कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है डिफाइन 1 पास्कल। 1 पास्कल क्या है? पास्कल तो प्रेशर ऑफ यूनिट है। तो 1 पास्कल क्या है? इट इज द प्रेशर जनरेटेड। 1 पास्कल क्या है? इट इज द प्रेशर जनरेटेड व्हेन force of 1 Newton is acting on 1 meter square। It is the pressure generated when force of 1 Newton is acting on per unit area। तो प्रेशर क्या है? इट इज द 1 पास्कल क्या है? 1 पास्कल प्रेशर जनरेटेड when a force of 1 Newton is acting on 1 meter square, that is per unit area। that is, इसकी जगह भी आप लिखेंगे, पर यूनिट एरिया की जगह आप लिख देंगे दैट इज ऑन 1 meter square। इट इज द प्रेशर जनरेटेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 Newton is acting on 1 meter square, ठीक है। तो 1 पास्कल की डेफिनेशन क्या, 1 पास्कल फॉर्मूला क्या बना? 1 Newton अपॉन 1 meter square, ठीक। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द प्रेशर जनरेटेड, एक्चुअली व्हाट इज द प्रेशर जनरेटेड
व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्स ऑन 10 मीटर स्क्वायर एरिया, ऑन 10 मीटर स्क्वायर एरिया। कह रहा है व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, आपके पास यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, आपके पास यहाँ फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और जो एरिया है आपके पास वो कितना है बेटा जी, 20 न्यूटन। फोर्स ये कितना है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स, वो सॉरी दोनों चीजें उल्टी लिख ली हमने। फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन और एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना है बच्चा, यहाँ फोर्स है मेरे बच्चे आपका 20/10 2 पास्कल्स। कितना यूनिट, कितना फोर्स बन रहा है, 2 पास्कल का प्रेशर, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन 10 मीटर पर स्क्वायर, एरिया जनरेटिंग अ प्रेशर ऑफ 2 पास्कल। अगली चीज आती है प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर आप देख चुके हैं, फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर जो है बेटा, प्रेशर विल डिपेंड ऑन two factors. Pressure will depend on two factors. One is force acting on an object, force acting on object, or area on which it acts. आप सबके हाथ में पेन तो होगा, अपने पेन को ऐसे दबा लो जैसे मैंने मार्कर को दबाया दोनों हाथों में, ठीक। आपको पता नहीं चल रहा होगा, पेन की कैप लगा लेना वरना चोट लग जाएगी। अब ऐसे करके लगाओ तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कुछ पॉइंटेड चीज चुभ रही है, या थोड़ा ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा। ऐसे जब आप लगा रहे थे तो आपको कुछ पता ही नहीं चला, जब आपने ऐसे लगाया तो यू स्टार्ट फीलिंग सम प्रेशर, क्योंकि जब आप ऐसे थे तो आपका सारा फोर्स इस एरिया पे लग रहा था, और जब आप आपने लगा तो आपका सारा फोर्स किस एरिया पे लग रहा है, कितने से एरिया पे लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, छोटे से एरिया पे। तो प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स एक्टिंग, अब आप एक मोटा सा ये लो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा मेरे हाथ में छेद हो सकता है, ठीक, बट प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, किस पे, फोर्स और एरिया पे। अगर आपका फोर्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, है ना। अभी आप क्या करते हो, कंपास को ऐसे रखते हो हाथ पे, कुछ नहीं हो रहा, उसे गुस्सा करके दबाओ तो वो हाथ के अंदर चला जाएगा, राइट, है ना। अभी आप अपने पेन लीजिए, उसे रखो, आपके पेपर को पियर्स नहीं करेगा, बट आप बहुत गुस्से से नीचे मार दो तो वही पेन पेपर में होल भी कर देगा। तो क्या है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और दूसरा एरिया जो है, एरिया अगर आपने इंक्रीज कराया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये जब आप क्या करेंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ाएंगे, area on which the force is acting increases, then the effect of pressure decreases. इसका एग्जांपल दूं, पार्टी पे जाते हो, लड़कियां लोग बहुत अच्छा समझ पाएंगे, हील्स अगर पहनी हो तो पैरों में क्या होता है, थोड़ी देर बाद दर्द हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी वेट जो है वो हील्स जो है वो आपकी पॉइंटेड है, वो सारा बॉडी वेट एक स्मॉल एरिया पे एक्ट हो रहा है, तो आपके पैरों पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर के साथ आपको बॉडी में दर्द भी ज्यादा होगा। बट अगर वही आपने फ्लैट सोल पहना हो, है ना, जैसे हमारे एथलीट्स भागते हैं, एथलीट्स कभी आपने देखा है कि हील सोले पहन के भाग रहे, नहीं भाग नहीं पाएंगे, पर उनके पास स्पाइक्स होते हैं, वो स्पाइक्स का क्या रोल रहता है वो भी बताऊंगा अभी। तो हम लोग अगर फ्लैट सोल पहनते हैं तो हमें ईजी टू वॉक रहता है, ठीक। तो प्रेशर जो है वो दो बार पे डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और एक डिपेंड कर रहा है एरिया पे। एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। हाँ, अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब कई कई जगह ऐसे जहाँ पे हमें प्रेशर को बढ़ाना है, कई कई जगह जहाँ पे हमें प्रेशर का इफेक्ट रिड्यूस करना है। तो पहला लेते हैं जहाँ पे हम लोग एरिया को बढ़ा के इफेक्ट ऑफ प्रेशर रिड्यूस करते हैं,
विद द इंक्रीज इन एरिया, जहां जहां हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं उसे समझते हैं। आपके बैक्स हैं, बैक के जो शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉडर होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रॉडर। क्योंकि जो ब्रॉडर स्ट्रैप्स हैं, या आप जो ट्रैवलर बैग्स देखते हो उनके शोल्डर स्ट्रैप्स और भी चौड़े होते हैं। जो बड़े बड़े बैकपैक्स होते हैं, ट्रैवलर्स जो लेके चलते हैं, सोलो ट्रैवलर्स बहुत सारा सामान भर के, उनके शोल्डर स्ट्रैप्स और भी मोटे होते हैं हमारे बैग से, और हमारे बैग्स के शोल्डर स्ट्रैप्स भी थोड़े मोटे होते हैं। अब ऐसा क्यों, शोल्डर स्ट्रैप्स वाइड क्यों है? वाइड शोल्डर स्ट्रैप्स का बात समझना। अगर आपने बैग में अपनी आर डी शर्मा डाल ली, लक्ष्मीर सिंह डाल ली, आपने 15-20 किताबें डाल ली, उनका वेट क्या आने वाला है, सेम आने वाला। पक्की बात, ऐसा तो नहीं किसी की आर डी शर्मा हल्की किसी की मोटी है, पुरानी नई में फर्क हो सकता। तो क्या है, आपने कुछ बुक्स डाल दी, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 kg की बुक्स डाल दी, अब डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। हमने जी की वैल्यू भी 10 ले ली, हमने कहा एक बैग है उसके अंदर 10 kg की बुक्स हैं, और जो जी हम ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। तो जो फोर्स उस पर लग रहा है वो क्या लगेगा, mg, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स उस पर लग गया। कितने न्यूटन का फोर्स लग गया उसके ऊपर, 100 न्यूटन। अब ये बुक्स जो है मैंने दो बैग्स में डाली। एक बैग है जिसका नैरो स्ट्राइप है, नैरो स्ट्रैप है, एक का क्या है, वाइड स्ट्रैप है। दो बैग ले लिए बेटा, बैग ए बैग बी। बैग ए में बच्चा नैरो स्ट्रैप है, बैग में बाबू वाइड स्ट्रैप है। बात समझ में? अब वो शोल्डर पे हमारे फोर्स जब हम टांगेंगे तो दैट 100 न्यूटन विल एक्ट ऑन आवर शोल्डर्स, दैट विल एक्ट ऑन आवर शोल्डर्स। जब वो 100 न्यूटन हमारे शोल्डर्स पे लगेगा, अगर उसका एरिया कम होगा तो वो कम एरिया हमारे शोल्डर पे लगाएगा, यस और नो, इट विल एक्ट ऑन लेस एरिया ऑन आवर शोल्डर्स। तो नैरो स्ट्रैप एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, तो हमारे शोल्डर पे निशान आ जाएंगे, दर्द हो जाएगा। और वाइडर स्ट्रैप एज एरिया इंक्रीजेस, जैसे मेरे बच्चे एरिया इंक्रीज होगा, जैसे शोल्डर स्ट्रैप का एरिया आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एज द एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और भारी भारी बैग हम भर के आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकते हैं। ठीक है। और कहाँ पे आप देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग एरिया इंक्रीज करा के प्रेशर, एक तो एग्जांपल दिया मैंने हील्स वाला। इट इज ईजियर टू वॉक विद द बेयर फुट ऑन सैंड देन दी हील्स। हील्स जो हैं वो पूरा बॉडी फोर्स हमारा एक स्मॉल एरिया पे लगाएंगी, जिसकी वजह से हमारा पैर जो है वो रेत में या सॉफ्ट लैंड में सिंक कर जाएगा और हमारे लिए डिफिकल्ट टू वॉक हो जाएगा। ऑन दी अदर पार्ट, बेयर फुट जब चलोगे, लाइक आप देखें कैमल हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो लायंस होते हैं, इनके जो पैर है वो चौड़े हैं। हाथी के पैर आपने देखे ब्रॉडर फीट होते हैं उनके। वाई दे हैव द ब्रॉडर फीट्स? कैमल का पैर, कैमल खुद तो ऊपर से पतली सी टांग होती है, नीचे पंजा इतना मोटा होता है। वाई? क्योंकि उसका बॉडी का वेट एक लार्ज एरिया पे लग सके, और लार्ज एरिया पे लगने की वजह से इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा बाबू, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रिड्यूस। क्योंकि कैमल के ब्रॉडर फीट है। जो हमारे लायन भैया हैं, मिलने आते कभी कभी हमसे, लायन भैया के फीट कैसे हैं, बड़े हैं, तो ताकि वो सॉफ्ट लैंड पे चलें तो ईजिली चल सकें। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ अब आपने आर्मी के टैंक्स देखे हैं, देखें उनके ऊपर चेन्स लगी होती हैं। वाई? क्योंकि जो आर्मी के कंटेनर्स हैं या जो आर्मी के टैंक्स हैं, या जो आप फॉर एग्जांपल आप ट्रैक्टर्स को देख लीजिए, जो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स होते हैं, उनको क्या होता है, उन सबको सॉफ्ट लैंड से, मार्शी लैंड से क्रॉस करना पड़ सकता है। ठीक, और उनका ज्यादा वेट होने की वजह से अगर उनके टायर्स पतले होंगे तो लार्ज प्रेशर विल बी एक्सर्टेड, एंड ड्यू टू लार्ज प्रेशर दे विल सिंक इनटू द ग्राउंड। फंस जाएंगे, चलेंगे नहीं, है ना? राइट, ओके, बात समझ रहे हो? ऑफ रोडिंग के लिए मेरी बलिनो नहीं जाएगी, ऑफ रोडिंग के लिए थार ही जाएगी। थार के टायर मोटे होते हैं, थार 4x4 है, ज्यादा फोर्स लगा सकता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को रिड्यूस किया जा सकता है। उसी वजह से जो हमारे टैंक्स होते हैं, उनके जो चेन्स होती हैं, जो उनके कैटरपिलर्स होते हैं, वो ब्रॉडर होते हैं। रीजन, सो दैट लार्ज फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द मोर एरिया, ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी रिड्यूस, ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज
रिड्यूस्ड। बात समझ में आई? अगली चीज, कैमल के फीट भी क्यों ब्रॉडर होते हैं? बिकॉज द वेट विल एक्ट ऑन अ लार्ज एरिया ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी डिक्रीज एंड इट विल बी इजियर फॉर अ कैमल टू वॉक। कैमल आसानी से अपनी रेस कर सके, राइट? आई बात समझ में? और यही रीजन है why it is easier to move barefoot rather than on the heels, because with the heels a large force or the force of the body will act on a small area and a large pressure will be exerted, due to which more pressure will be exerted on the feet. ठीक, क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? अब यही एक और चीज है, राइट? यहाँ पे हम लोग एरिया बढ़ाएंगे, ट्रैक्टर के ब्रॉडर फील्ड्स के होते हैं, क्लियर हुआ? अगली चीज आती है, कहीं कहीं हमें प्रेशर को इंक्रीज कराना है, लाइक इन दिस स्विंग निडल, जो मशीन निडल होती है जिससे आप लोग कपड़े सिलते हैं, वो उसकी निडल की टिप क्या होती है? शार्प होती है। क्यों? क्योंकि जो वो फोर्स लगाएंगे दैट विल एक्ट ऑन अ स्मॉल एरिया एंड ड्यू टू लार्ज प्रेशर इट कैन इजिली मूव टू द क्लोज एंड इजिली पीएस द क्लोज, वो इजिली मूवमेंट के लिए, राइट? और यही रीजन होता है जो हमारे एजेस ऑफ नाइफ होते हैं वो शार्प होते हैं। क्यों शार्प होते हैं भाई? इसलिए क्योंकि शार्प नाइफ्स के जो एजेस हैं दे विल एक्ट मोर फोर्स ऑन दैट स्मॉल एरिया, दैट फोर्स विल एक्ट ऑन अ स्मॉल एरिया एंड द प्रेशर विल मोर। अगर मैं आपको ये मार्कर दे दूं, बोलो इससे सेब काटो, यू विल बी एबल टू फाइंड इट डिफिकल्ट। बोलो चाकू लो, आप ऐसे मारोगे, 2 टुकड़े लो सर, एक आधा आप खाओ आधा हम खाएं, अबे दोनों मैं खाऊंगा, मेरे को डाइटिंग की जरूरत है, तो मैगी वैगी खा लेना, ठीक है? बात समझ में आई? तो क्या करेंगे पुत्र जी, हम लोग एजेस ऑफ नाइफ शार्प क्यों चाहिए? बिकॉज with the sharp edges the force will act on a small area and due to high pressure it will be easier to cut the objects, right? यही रीजन है कि जो स्विंग निडल है उसका स्मॉल एरिया होने की वजह से इट विल एक्ट अ लार्ज फोर्स, लार्ज प्रेशर ऑन दैट क्लोज सो दैट इट कैन इजिली pierce the क्लोज। बात समझ में आई तो बोलो यस। अगली बात, अगला कौन सा पॉइंट आता है हमारे पास? अगली चीज, और कहाँ हमें प्रेशर हाई चाहिए बताओ? अब जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स ऑफ द एथलीट्स, वो क्यों पहनते हैं स्पाइक्स? बिकॉज व्हेन दे विल रन दे विल एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर ऑन द ग्राउंड। ठीक, उनके स्पाइक्स ऐसे होते हैं कि प्रेशर मॉडरेट ही लगता है। अगर सिंगल हील पहनोगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, बट बहुत सारे स्पाइक्स एरिया भी तो इंक्रीज कर देते हैं, बेयरफुट और स्पाइक्स। स्पाइक्स के साथ क्या होता है? विद द स्पाइक्स they will act their force on a small area, due to which large pressure will be generated on their feet and they can be easily run with them। तो दौड़ के रेस जीती जा सकती है, ठीक है? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कराना है, कहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कराना है, क्लियर हुआ? आई बात समझ में अच्छे से? क्लियर? देखो बच्चा जी, अगली चीज आती है आपके पास फ्लूइड। फ्लूइड क्या है किसको मालूम है? हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा बहुत। फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइड में कौन आ सकते हैं? फ्लूइड की डेफिनेशन क्या बनी? सब्सटेंसेस दैट फ्लो। और इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक होते हैं गैसेस और दूसरे होते हैं लिक्विड। इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, वन इज गैसेस, अदर इज लिक्विड। गैसेस और लिक्विड ये दो चीजें हमारे पास आती हैं। फ्लूइड के सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, उसमें दो कैटेगरी आते हैं, गैसेस और लिक्विड। अब फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, फ्लूइड exerts pressure in all direction। प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो दे आर एक्सर्टिंग दी फोर्स। फोर्स की वजह से प्रेशर आता है और प्रेशर की वजह से फोर्स भी रहता है। तो फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन। मोशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। फोर्स चाहिए तो हर जगह पे प्रेशर भी लगाते हैं। तो फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस which can flow and they have the special property they can exert pressure in all the direction। they exert pressure in all the direction। fluid exert pressure in all directions। fluids exert pressure in all directions के ऊपर प्रेशर को exert करते हैं। बात समझ में? even in the upward direction also। तो ठीक, तो अभी हम लोग बात करेंगे एक प्रॉपर्टी
दैट इज कॉल्ड टू बी बुओयेंसी। बुओयेंसी की प्रॉपर्टी से पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक ऑब्जेक्ट है, आपने लिया, आपने उसे वाटर में डाला, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल बॉल ली, बॉल को आपने डाला बैग वाटर के अंदर, यू फाइंड दैट बॉल क्या हुई, ऊपर आ गई, ठीक। आपने कुछ चीज़ और डाली, मग डाला, मग भी ऊपर आ जाता है। बट कई बार ऐसा होता है आपने पेन डाला, पेन सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा होने के लिए दो तीन रीजंस होते हैं। क्लियर? एक मिनट बताते हैं आपको। देखो, बुओयेंसी के बारे में बता रहे थे आपको। बुओयेंसी क्या होता है? बुओयेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड टू एक्सर्ट प्रेशर एंड फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। आपको बताया था, जैसे आपने एक बॉल डाली, बॉल क्या करती है, रिवर्स आ जाती है, ऊपर आ जाती है। आपने आपने मग डाला, मग भी ऊपर आता है। बट आप निडल डालते हो या पेन डालते हो तो वो सिंक कर जाता है। वही अगर उसके बदले आप शिप डालते हो तो शिप नहीं होता। तो बुओयेंसी क्या है? बुओयेंसी की डेफिनेशन बनती है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू exert force in upward direction is called buoyancy, is called to be, नहीं बता रहे हैं, is called to buoyancy। और जो फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसके से फोर्स लगेगा, that force is called to be buoyant force। or you can say that upward force exerted by the liquid on an object is called to be buoyant force। buoyant force क्या है? the upward force acting on an object, the upward force acting on an object is called to be your buoyant force। the upward force acting on an object is called to be buoyant force। पर यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं बाय लिक्विड। जो लिक्विड अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर buoyant force, ठीक। और द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड टू एक्सर्ट द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड टू बी buoyancy, ठीक। अब ये जो buoyant फोर्स है, ये लगता कैसे है? हाँ, बाय लिक्विड है। ये देखिए, आपने फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट डाला जिसका मास है m, मास m, डाउनवर्ड फोर्स mj लगाएगा। इसके ऊपर लिक्विड की वजह से जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? अपवर्ड फोर्स। वो अपवर्ड फोर्स क्या है? दैट इज योर buoyant फोर्स। ये जो ऊपर लगाएगा उसको, ऑब्जेक्ट को, ये ग्रीन कलर की बॉल जो है, जो जब ऑब्जेक्ट के लिए जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो लिक्विड लगा रहा है। लिक्विड इसमें क्या कर रहा है बेटा जी? अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज योर buoyant फोर्स, ठीक है। अब ये जो buoyant फोर्स है, ये कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? buoyant फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। buoyant फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है, एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। और दूसरी चीज क्या आती है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ द। डेंसिटी को भी आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। डेंसिटी मतलब कितनी उसकी विस्कोसिटी है, कितना वो गाढ़ा है। आप पानी के अंदर एक काम करिए, कोई चीज डालो, वो सिंक कर जाएगी, राइट, अगर सिंक कर रही है। बट लेकिन अगर आपने डार्क थिक शुगर सिरप ले लिया और उसके अंदर आपने कोई डाला, तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर रह जाएगा, राइट। ऐसा कुछ होता है, देखते हो ना, देखते। या फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि आपने कुछ चीजें डाली वाटर के अंदर, वो फास्ट मूव कर रही हैं, बट लेकिन जो लिक्विड थिक है उसके अंदर वो फास्ट मूव नहीं कर रही है। तो जितना ज़्यादा लिक्विड थिक होगा, वो उतना ही ज़्यादा buoyant फोर्स लगाएगा। और ये जो डेंसिटी के मामले में अगर हम बात करें, जो डेड सी होता है हमारा, जिसके अंदर हाई सेलिनिटी लेवल होता है, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ को डाल दीजिए, वो इतना हार्ड वाटर है कि उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा।
ठीक है, राइट, बात समझ में आई। और सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ता है उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगने वाला भी बढ़ता है। यही रीजन है कि आप जो निडल लेते हो, आप निडल लीजिए, पानी में डालिए वो सिंक कर जाएगी। आप गंगा जी जाइए, नाव में घूम रहे हो, आपकी नाव नहीं डूबेगी, आपकी बोट नहीं डूबेगी, क्योंकि बोट का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। ठीक, हाँ, वॉल्यूम ज्यादा नहीं, ज्यादा लोड बढ़ेगा तो होगा। अभी लोड भी बता रहा हूँ क्या होता है, हाउ द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, वो भी बताऊंगा अभी। अभी सिर्फ बॉइंसी बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सिंक होने के लिए डाउनवर्ड फोर्स, बॉइंट फोर्स, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं। तो भी बॉइंट फोर्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, बेटा दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे। As the density of liquid increases, buoyant force increases. As the volume of object increases, buoyant force increases. इसका एग्जाम्पल दे रहा था, निडल जो है, निडल का वॉल्यूम क्या है बेटा, कम है, निडल का वॉल्यूम क्या है, कम है, तो वो सिंक कर जाएगी। बट शिप जो है उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है निडल से, पर वो फ्लोट करता है क्योंकि जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से वो इजिली सिंक कर नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर शिप में होल हो जाए या शिप में वाटर जाने लगे तो वो सिंक करेगा। और किसी भी शिप की या किसी भी बोट की एक कैपेसिटी होती है, वो ऐसा नहीं होता कि उसमें आप 500 लोग डाल दो, क्योंकि जब आप बैठोगे तो आपका डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा। तो डाउनवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, बॉइंट फोर्स। अगर ये बॉइंट फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स अनबैलेंस कंडीशन में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएंगे। तो बॉइंट फोर्स के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और कैसे ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, वो भी हमारा बॉइंट फोर्स लग रहा है। पर अगर डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है बॉइंट फोर्स से तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। क्लियर हुई बात, आए बस। अब वो कैसे ज्यादा होगा, क्या कम होगा, उसे मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है बेटा जी। होल वाली बात में क्या होता है, जब वाटर अंदर आ गया तो आप मेरी बात सुनिए, वाटर अंदर जाने से उसका मास इंक्रीज हो गया, जो एम्प्टी एयर थी अब वो वाटर से फिल हो गई, तो वाटर फिल हो गया तो वॉल्यूम ऑफ जो मास ऑफ शिप है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, और इसलिए वो सिंक करना स्टार्ट कर देगा। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट डेंसर रहेगा, जितना ज्यादा लिक्विड डेंस रहेगा, वो उतना ही ज्यादा बॉइंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। हाँ, ठीक है, क्लियर, आगे करेंगे। थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक सब रिवाइज करके आएंगे।